Hello student, welcome you all the new session 2021 and I am a SST teacher. I am going to elaborate uh, लेसन 1 इन पॉलिटिक्स। स्टूडेंट आज हम लोग लेसन 1 जो है पॉलिटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लगभग सारा टॉपिक कवर कर दिया है। उसमें क्वेश्चन आंसर इलेबोरेट करना बाकी रह गया है, तो वो जब विद्यालय खुलेंगे तो उसके बाद उसको देखा जाएगा। हालांकि हमने क्या किया है कि आपको पीडीएफ जो है वो भेज चुके हैं। इंटरनल क्वेश्चन जितने बन सकते थे मैंने बना के उसमें डाल दिए हैं। तो एक एक टॉपिक जो है, एक एक चैप्टर जो है हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। इस टॉपिक में जो हमने स्टार्ट करना है आज जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। स्टूडेंट हमने पीछे वाले लेसन में डेमोक्रेसी के कई सारे फॉर्म को देखे थे 9th क्लास में। जो पहला है, यहाँ आपको पहले से ये बात मालूम है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि पावर को शेयर किया जाता है। अगर पावर को शेयर न किया जा सके, अगर एक ही आदमी के हाथ में पावर दे दिया जाए तो ये खतरा रहता है कि कहीं पावर जो है वो सेंट्रलाइज होने के बाद डिक्टेटरशिप में फॉर्म में चेंज ना हो जाए। तो बहुत सारे उसके कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं पावर को अगर शेयर मतलब शेयर ना किया जाए तो। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जैसे हमारा देश है, तो हमारा देश तो पावर को शेयर करता है। 3 लेवल पे पावर को शेयरिंग किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। तो 3 तरह के फॉर्म जो है हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग के हैं वो है। अब पावर शेयरिंग जो है इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो टॉपिक है यहाँ हम लोग देखेंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ हमें ये चीज़ हमें चर्चा करने में मिलेगा कि पावर को शेयर कैसे किया जाता है या पावर शेयर किस प्रकार से होता है। हम अपने यहाँ जो जानते हैं, हमारे यहाँ जो सिस्टम है पावर शेयर करने का वो आपको मालूम है। 2 तरीके से पावर को शेयर कर सकते हैं हम, या हमारे यहाँ किया जाता है फेडरल स्ट्रक्चर में। एक हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव आते हैं, जुडिशियरी आती है और लेजिस्लेचर आते हैं। हॉरिजॉन्टल ये जो सिस्टम है पावर सबका इक्वल है, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र जो होते हैं, वर्किंग एरिया जो होता है वो अलग अलग होता है और कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता है। सबका अपना अपना अलग अलग पावर है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो है पावर शेयर जो है वो एक ये ऐसा फॉर्म है जो समाज को स्ट्रेंथनेट करता है उस समाज में जहाँ सोसाइटी डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब जहाँ इथनिक डाइवर्सिटी यानी जातीय विभाजन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक ज़्यादा है, या वहाँ अदर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है पावर शेयर जो है वहाँ करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमें इस लेसन की शुरुआत में, जैसे इस लेसन शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए कि आपको कम से कम 5 टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। पहला आएगा इंट्रोडक्शन जो अभी हो चुका, उसके बाद आएगा केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में जो है वहाँ हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ इथनिक डाइवर्सिटी वहाँ कितने थे। फिर उसके बाद आएगा केस ऑफ श्रीलंका, ठीक। थर्ड आएगा आपका फोर्थ, मतलब पहला इंट्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरा हो गया केस ऑफ बेल्जियम, थर्ड हो गया केस ऑफ श्रीलंका, फोर्थ हो गया पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो 3 हो गए, चौथा हो गया, पांचवा आएगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका या केस ऑफ श्रीलंका कहें। तो ये जो टॉपिक है ये हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है श्रीलंका में जो लोग रहते थे, इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का मतलब है कि श्रीलंका में कौन कौन से लोग रहते थे, वहाँ का कंपोजिशन, इथनिक कंपोजिशन, जातीय विभाजन कैसे था। तो जो आपको पीडीएफ मिला होगा वहाँ एक सेक्शन आएगा जिसमें हमने बनाया है श्रीलंका का। वहाँ आप देखेंगे इथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका, जिसमें 4 कम्युनिटी आती हैं वहाँ पे। एक है सिन्हालिस, मतलब सिन्हाला जो कम्युनिटी है वहाँ की, उसके बाद श्रीलंकन तमिल है, फिर इंडियन तमिल है और मुस्लिम है। कितने हो गए, 4। एक हो गया सिन्हाला स्पीकर्स यानी सिन्हाला कम्युनिस्ट जो है वो वहाँ की, ठीक है। उनकी जो आबादी है वहाँ पे वो, अब कंपोजिशन को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। जो सिन्हालीज़ हैं वो 74% है,
ठीक है। अगर पूरे श्रीलंका को अगर इतनी डाइवर्जन जो है वहाँ डाइवर्जन कर रहे हैं, डाइवर्सिटी जो है अगर वो 100% है, एक बात ध्यान से समझिए कि अगर इतनी जो डाइवर्सिटी है श्रीलंका की अगर वो 100% है तो उसमें से 74% सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी थी। अब ये सिन्हाला कम्युनिटी दो फॉर्म में बटी हुई थी, एक थे बुद्धिस्ट और दूसरे थे क्रिश्चियंस, ठीक है। तो 74% तो हो गए आपके सिन्हाला स्पीकर्स। तमिल जो स्पीकर्स थे यानी तमिल जो थे उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, उनकी जो रेशियो थी 100% में उनका जो कंट्रीब्यूशन या कंपोजिशन कहें कितना था तो वो थे 18%। समझ में आया? तो कितना हो गए 74%, 18%, बच गए 7%। तो ये 7% जो थे क्रिश्चियन बोथ थे, तमिल और सिन्हाली दोनों थे। तो अब सिन्हाला कम्युनिटी दो फॉर्म में बटी हुई थी, उसमें क्रिश्चियन थे और उसमें बौद्धिस्ट भी थे, ठीक। दूसरे में अदर्स में जो 7% लोग आते हैं उसमें दो फॉर्म हो जाते हैं, क्रिश्चियन जो थे वो 7% थे तो उसमें दोनों आ जाते हैं, तमिल और सिन्हाला दोनों लोग थे, ठीक है। और जो 18% तमिल थे, सिन्हाला ध्यान से समझिए कि सिन्हाला की परसेंटेज जो थी श्रीलंका में वो थी 74%, क्रिश्चियन की जो परसेंटेज थी वो थी 7% और जो तमिल की परसेंटेज थी वो 18%। कन्फर्म है? इतने थे वहाँ पे, इनकी डाइवर्सिटी थी वहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से भी डाइवर्जन था, इसमें डाइवर्जन कर रहे हैं, डिवीज़न था कि जो सिन्हाला थी उसमें दो तरह के सिन्हाला थे, एक थे बुद्धिस्ट और दूसरे थे क्रिश्चियंस, ठीक है, पियर फॉर्म ऑफ कहें। जो तमिल स्पीकर थे उसमें दो तरह के स्पीकर्स थे, तमिल जो 18% थे उसमें दोनों तरह के लोग थे, एक थे आपके इंडियन तमिल्स, ठीक है, और दूसरे थे सिन्हाली तमिल यानी नेटिव तमिल ऑफ श्रीलंका, ठीक है, सिन्हाली कह रहे हैं। तमिल कितने थे 18% में 5% थे इंडियन, बाकी के 13% थे वहाँ के नेटिव तमिल्स थे, ठीक है। जो इंडिया से लोग गए हुए थे श्रीलंका आज़ादी के बहुत पहले तो वहीं पे जाके वो बस गए, तो इंडियन जो तमिल्स थे तमिलनाडु के, वहाँ से इनकी वहाँ पे इनकी परसेंटेज 5% है और वहाँ के जो नेटिव तमिल हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 13% है। 18% में टोटल ये 5 और 13 में बटा हुआ है। अब समझ में आ गया कि इथनिक कंपोजिशन जो है श्रीलंका का वो कैसे था। 74% जो सिन्हाले थे सबसे ज़्यादा वो थे, अदर्स जो थे वो 7% थे और तमिल्स जो थे वो 18% थे। अब तमिल दो ग्रुप में बटे हुए थे, एक थे तमिल वहाँ के इंडियन तमिल्स जो इंडिया से गए थे और वहाँ के एक नेटिव तमिल। क्रिश्चियन जो थे वो 7% जो उनकी रेशियो थी तो उसमें दो फॉर्म, एक तो क्रिश्चियन दो लोग, अब जब ब्रिटिश हुकूमत था, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी तो श्रीलंका भी उसमें से कॉलोनाइज था, कॉलोनियल पावर के ओवर रूल किया जाता था, तो वहाँ भी क्रिश्चियनिटी जो थी वो दो तरह के लोग थे उसमें भी, एक थे तमिल्स और दूसरे थे श्रीलंकन, यानी जो लोग ट्रांसफ़र होकर चले गए थे उस धर्म में तो वो लोग थे, ठीक है। और जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो भी दो तरह में बटी हुई थी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस। तो बेसिकली ये समझिए, ये जब डाइवर्जन करने डाइवर्सिटी है वहाँ बहुत ज़्यादा था। 3 तरह की जातियाँ थी सिन्हाला अदर्स में यानी क्रिश्चियंस, ठीक है, और तमिल, तो 3 तरह की जातियाँ होगी। अब आगे आते हैं, दूसरा जो केस है, अब देखिए जो श्रीलंका का केस है इसको ज़रा हम लोग ब्रीफ से पढ़ लेते हैं पहले। 1948 में इसको आज़ादी मिली, कब मिली? 1948 में। मेजिटेरियनिज्म या मेजिटेरियन गवर्नमेंट जो है वहाँ चलाई गई। अब इसका बेनिफिट और डिफेक्ट किसको मिला और किसको नहीं मिला इसी को पढ़ना है। मेजिटेरियनिज्म जब लाया गया, मेजॉरिटी जो वहाँ पावर में थी, अभी हम आपको बताएं कि मेजॉरिटी में कौन लोग थे। मेजॉरिटी में आपके थे सिन्हाला की परसेंटेज जो थी श्रीलंका में वो 74% थी, तो वहाँ पे ये लोग जो थे मेजिटेरियन गवर्नमेंट ले आए, ठीक है, और उनका मानना था अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड ऑफ माइनॉरिटी। उन्होंने क्या किया, एक ऐसी सरकार बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके भलाई की बात की गई, सिर्फ और सिर्फ किसके भलाई की बात की गई,
वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर मेजॉरिटी में आप हैं तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को आप एक्सप्लॉइट करेंगे या उसको आप ओवररूल्ड करेंगे या उसको आप क्रॉस कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा चीज़ वहाँ हुआ। इसी सब के चलते वहाँ पे ग्रीन वॉर छूट गया, मतलब सिविल वॉर हो गया और श्रीलंका बर्बाद हो गया। तो श्रीलंका के जो सिन्हाला कम्युनिटी थे उन्होंने क्या किया, मेडिटेरियन गवर्नमेंट या मेडिटेरियनिज्म लेके आए, मतलब उनकी ज़्यादा सीट आ गई तो उनकी ज़्यादा सरकार बनेगी और हमेशा से उन्हीं की बनती रहेगी। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आपके पास पावर है, ठीक है, आप मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को दबाइएगा, उसको आप परेशान कीजिएगा, उसके हकों की बात नहीं कीजिएगा, उसके बेसिक नीड या उसकी जो ज़रूरत है उसको आप डिसरिगार्ड कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। मेडिटेरियनिज्म गवर्नमेंट ले आए वो, और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा हद तक, काफ़ी हद तक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। सरकारी जहाँ सर्विसेज होती थी वहाँ पे प्रेफरेंस सिन्हाला को पहले दिया जाता था, बाद में तमिल्स को, ठीक है, या अदर्स में जो 7% क्रिश्चियन थे उनको। अब आते हैं, सिन्हाला जो है सेट द डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट का मतलब होता है पूरा पावर को अपने अंदर में ग्रिप करके रखा था, सारा का सारा पावर अपने पास ही रखा था, ठीक है। हम 2 देश का केस पढ़ेंगे और उसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप देखेंगे, हम कंपैरिजन आपको कराएंगे और बताएंगे, सिखाएंगे भी। वहाँ आप देखिएगा कि कैसे एक जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उन्होंने पावर को, ठीक है, शेयर नहीं किया और वहाँ पे सिविल वार छिड़ गया। एक जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उन्होंने पावर को क्या किया, शेयर कर दिया। पावर उन्होंने शेयर कर दिया, जिसकी बदौलत जो है वहाँ की सरकार अपने जो लोग थे उनकी हितों की बात सोचे और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा से सरकार चलाया। पावर को डिज़ायरेबल शेयर कर दिया इक्वल फॉर्म में, ठीक है, चाहे वो परसेंटेज में ज़्यादा थे या कम थे, उससे कोई मतलब उनको नहीं था। आते हैं 1956 में सिन्हाला जो थे ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, यानी वो सिर्फ आपको वही भाषा बोलना पड़ेगा, सिन्हाली। तो एक तरीके से ये खराबी कह सकते हैं इसको। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपका मतलब रिलीजियस ग्रुप अलग है, उनका रिलीजियस ग्रुप अलग है, या उनका जो लैंग्वेज है वो अलग है, तो आप उसको प्रेफरेंस दे। जैसे भारत में है, भारत में हर स्टेट को अलग अलग लैंग्वेज के साथ वो अपना सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं। आप देखे होंगे कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा स्टेट वाइज इसके साथ एडिशनल में इंग्लिश, जहाँ जहाँ जो लैंग्वेज होती है उसको मतलब रखा गया है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा चेंज ये किया कि सारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे, कार्यालय के जितने भी भाषी थे, वो सब सिन्हाला में कर दिए। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट बी फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसका क्या मतलब है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया, सिन्हाला को। कहाँ कहाँ पे, जो सिन्हाला एप्लीकेंट थे, ठीक है, उनको यूनिवर्सिटी में दाखिले में या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में, वहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है,